इस तरीके से हो गया है कि ना वो भाग पा रहा है, ना अपनी इज्जत बचा पा रहा है, और ना ही इस पूरी जंग में उतर करके सही तरीके से फिरोज मीठी बोलवाले जी लड़ पा रहा है। जी, प्रोपोगंडा के लिए ये सब सुनना ठीक है। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। प्रोपोगंडा के लिए सुनना ठीक है। जॉन मेरशैमर, जेफरी सैक्स, लैरी जॉनसन, लैरी विल्किंसन, जो मिलिट्री बैकग्राउंड, सीआईए बैकग्राउंड के हैं, पेपे एस्कोबार तो दुनिया के प्रसिद्ध पत्रकारों में हैं। जॉन मेरशैमर और जेफरी सैक्स तो दोनों ने अमेरिका की सरकार और काफी सरकारों को डिप्लोमेटिक सहायता भी दी है। इन सबका बोलना है कि अमेरिका ये जंग एक्चुअली 28 फरवरी के 4 दिन बाद ही हार चुका था। और अभी तो पेपे जॉन मेरशैमर बोलते हैं कि कैटेस्ट्रॉफिक डिफीट है अमेरिका के लिए। ठीक है। दूसरा है कि यमन के मुद्दे को समझने की बहुत जरूरत है। सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस से कोई ह्यूमैनिटेरियन मिशन वाले लोग नहीं है। सब दुनिया के रोग कंट्रीज है, साम्राज्यवादी देश है, कॉलोनियल पावर्स है, जो अभी तक अपना रोग जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के दो मेन जो रोग कंट्रीज है दुनिया में, वो इसराइल और अमेरिका है। और जैसे हमारे करोरी सिंह जी ने पहले समझाया था, वो बात बहुत स्पष्ट है। कोई अमेरिका और इसराइल को अच्छा देश दुनिया में देश मानता ही नहीं है। एक वो बात बोल दूं। दूसरी बात है कि जहां तक यमन की बात है, यमन में एक करप्ट व्यक्ति को बिठाया था सऊदी ने, और यमन का शोषण हो रहा था। अंसारुल्लाह मूवमेंट जो एक मास मूवमेंट है, सना में वो लोग ने बिना एक बुलेट चलाया था और सना को टेक ओवर कर दिया था। 5 लाख यमनी मरे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। 1 लाख तो बच्चे मरे। ठीक है ना। अमेरिका, ट्रम्प भी आया था, बॉम्बिंग करके भाग गया। 34 देश का एक इस्लामिक नेटो सऊदी ने बनाया था, उसको भागना पड़ा। पिछले 12 साल से सैंक्शंस है, जो भी यमन बोल रहा है कि बहुत हो गया। इस बार जो एक प्लेन आया था ईरान का उनको लेके जाने के लिए, तब जब सऊदी ने हमला किया सना पे, तब यमन बोला अभी बहुत हो गया, अंसार बोला बहुत हो गया, अभी मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए। सऊदी वऊदी किसकी औकात नहीं, सबको पाकिस्तान के बाद भागना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। खुद की तो कुछ औकात नहीं लड़ने की। कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, ये सब हालात है। जहां तक ये बात है, अभी ट्रम्प का क्राइसिस सिर्फ गल्फ कंट्रीज में नहीं है। ट्रम्प के लिए क्राइसिस तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बन चुका है। मैं 6 रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स का नाम बोल सकता हूं आपको। हिल में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है कि ट्रम्प इज लीडिंग अस टू डिफीट इन द मिड टर्म पोल्स। वहां नेतन्याहू को लेकर एक आर्टिकल आया कि आज अमेरिका में पूरी इसराइल की जो छवि थी वो खत्म हो चुकी है, और नेतन्याहू उसका दोषी है। तो ट्रम्प और नेतन्याहू की जोड़ी है, वो दुनिया के लिए बर्बादी है, गल्फ कंट्रीज के लिए बर्बादी है, खुद के देशों के लिए बर्बादी है। ये पोजीशन पर आए। और जहां तक ईरान की बात है कि ईरान को सताया गया, ईरान को एक अच्छा मौका दिया अमेरिका ने यहां से उसका एजेंडा बरकरार करने के लिए। क्योंकि अमेरिका, ईरान जानता था कि जब तक गल्फ कंट्रीज में ये बेसिस है, तब तक ये ना राजा सुधरने वाले हैं, ना कभी वो प्रजासत्ता ले पाएगी। क्योंकि ये सब डिक्टेटर है। हम लोग बोलते नहीं, मॉडरेट मॉडरेट बोलते हैं। इन्होंने आइसिस अल कायदा को खड़ा किया था। सऊदी और तुर्की और कतर और ये सब फंडिंग कहा जा रहा था। इजराइल, अमेरिका सब शामिल था। आइसिस कोई संगठन नहीं था, आइसिस एक आर्मी थी, आतंकवाद की। ठीक है ना। यही कंट्रीज है जिसके वावा यहाँ कभी कभी लोग आके कर देते हैं, एक्सपोर्ट अपने आप को बोलते हुए। सो द पॉइंट इज के जहां तक ईरान की बात है, उन्होंने यहाँ के बेसिस को पूरा डिग्रेड कर दिया है। अमेरिका शिफ्ट हो रहा है, इसराइल बहुत सारे उसका शिफ्ट हो रहा है। कोई ब्रिटेन भाग रहा है, तो कोई बेलग्रेड भाग रहा है। ये हालत हो गई है। और अभी अमेरिका इस इलाके में टिक नहीं पाएगा। सोल्यूशन है कि गल्फ कंट्रीज भी अपना अक्ल जरा ले आए, और इस रीजन में एक डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट बने। जैसे यूरोप का अपना एक नेटो, आपस में वो लोग वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुके हैं। किसी अमेरिका की जरूरत नहीं है, किसी भी भारत की ताकत की जरा भी जरूरत नहीं है इस इलाके में आने के लिए। यही होना है साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान कंट्रीज। यही होना है फिलीपींस, जापान, ताइवान को लेकर के फाइनली अमेरिका को सब जगह मुझे से, लगता है क्योंकि जैसे अमेरिका इज नॉट अ फिरोज मीठी बोलवाला सिक्योरिटी जी, जैसे प्रोवाइडर। आपके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, आपका कोई एनालिसिस हो सकता है, वैसे ही बाकी गेस्ट का भी अपना एनालिसिस होता है, अपने पॉइंट्स होते हैं। और आपने मेरे सवाल को बिना सुने ही उसे प्रोपेगेंडा करार दिया। आप अपने जवाब के साथ तैयार थे, इसलिए आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा आप था। मेरे साथ मेरे मगर ये चैनल टाइम पर पे बैठ अमेरिका करके को अगर सपोर्ट मुझसे करना बात कर रहे हैं तो आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना सर। आप पहले से अपना जवाब इतना स्पष्ट तैयार करके बैठे हुए हैं कि भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करा रहा है, यानी कि भारतीय मीडिया जो खबरें दिखा रही है वो सब खराब है। ठीक है करोरी जी, अब आगे क्या होगा इस युद्ध में? अमेरिका कर लेगा बातचीत, टेबल सजा लेगा जैसे पहले भी सजाते रहा है? देखिए, बातचीत हो सकती है, क्योंकि कूटनीतिक एफर्ट्स पिछले हफ्ते की घटनाओं को देख के ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। चीन और रशिया एक्टिव हो गए हैं। रशिया भी ये चाहता है कि बातचीत हो। यूरोपियन कंट्रीज हैं, विशेष रूप से जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस,
चाहते हैं कि शुक्रवार को जेनेवा में हम ईरानियन से बातचीत करें, तो अगर कहीं बातचीत का रास्ता निकलता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन इससे कोई आगे बढ़ेंगे, ये जंग रुक जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, जो अमेरिका का बिहेवियर है वो इसमें कहीं कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। एक तरफ तो ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं सभ्यता को मिटा दूंगा, और इस तरह की भाषा कूटनीति में नहीं चलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम भी जो नेता थे उन्होंने ऐसी भाषा यूज नहीं की कि हम जापान की सभ्यता को मिटा देंगे या जर्मनी की सभ्यता को मिटा देंगे। तो इससे स्थिति ज्यादा बिगड़ती है, सुधरती नहीं है। दूसरा यह कि अमेरिका कोई गार्जियन एंजल नहीं है कि उसी को ही पूरी दुनिया की चिंता है, क्योंकि होर्मुज से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो एशियन कंट्रीज को हो रहा है। चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोपियन कंट्रीज, ये होर्मुज को खुलाने के लिए सेना नहीं भेज रहे हैं। और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने बातचीत करने के बारे इतने में जंग के बाद रहे में हैं। पहली बार अपने देश के नाम संदेश दिया हाँ। था। उन्होंने कहा होर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो जीरो ऑयल जाता है, इधर पूर्ति होती है। बिल्कुल, उनकी तरफ से कहा भी गया था, और वो देश अपने लिए बिजनेस के तमाम ऑप्शन भी तलाश रहे थे कि जिससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है वो आकर के अमेरिका से खरीद ले। लेकिन कर्नल मलिक, अगर बातचीत करने की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये भी कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हमें पता ही नहीं है कि हमें किससे बात करनी है ईरान में। तो अब ईरान से डेलीगेशन तो बार बार एक ही जाता है, तो अब इसमें बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन वाली स्थिति को क्रिएट करना जैसा कुछ बचा नहीं है। बातचीत करनी है, करिए, निपटाइए, अदरवाइज फिर लड़ते रहिए। दो ही ऑप्शन है आपके पास खुले हुए। मीनाक्षी जी, ईरान साफ साफ कह रहा है कि हमें कोई बात में वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन सिर्फ कल एक वक्तव्य आया उनके राष्ट्रपति की तरफ से कि जो एमओयू है वो बहुत अच्छा था, और लेट्स मतलब इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग दैट लेट्स गेट बैक टू दैट एमओयू, जिसको कि अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका को मालूम ही था, उसने 60 दिन इसलिए लिए थे कि किसी तरह से हॉर्मुज खुल जाए, 60 दिन में बात करते रहेंगे, जो हमारे फेवर में होगी मान लेंगे, नहीं फेवर में होगी इसको हम तभी इसको छोड़ देंगे। तो यही बात हुई और यही बात आज सामने आई है। बात देखिए, अमेरिका बातचीत तो जरूर कर रहा है, किस धड़े से कर रहा है ये क्लियर नहीं है। वहां पर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो ना तो बातचीत में इंटरेस्टेड दिखते, और वो एक तरह से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार दिखते हैं, हमेशा के लिए चाहे जो मार लो। ये बात सही है कि ईरान के अंदर जो लगता है, जितना एनालिसिस कहता है, ईरान के अंदर नुकसान बहुत हुआ है, और ईरान के अंदर इतना नुकसान जो हुआ है उससे ईरान भी कंफर्टेबल नहीं है, अंदर से जरूर चाहता है, लेकिन चूंकि वक्तव्य ऐसे आने चाहिए किसी ऑपरेशन में कि जिससे कि आपकी पोजीशन को कमजोर न कर सके, इसलिए आईआरजीसी की तरफ से जो वक्तव्य आते हैं वो हमेशा मजबूती के वक्तव्य आते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि अमेरिका का, देखिए अमेरिका का इसमें सर सिर्फ एक पक्ष नहीं देखा जा सकता है कि अमेरिका क्या चाहता है, इसके साथ साथ कैप्टन ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ईरान की जनता क्या चाहती है। ईरान की जनता ने उस वक्त बहुत अच्छे से मैसेज दे दिया था, फिर चाहे वो उनके राष्ट्रपति को हो या फिर विदेश मंत्री हो, कि हम बातचीत नहीं चाहते। आती हूँ फिरोज जी इसके बाद। ईरान हमारा पड़ोसी था कभी, हाँ, बड़े हिसाब से उनके साथ हम रहते थे। जो राष्ट्रीय लोग हैं और अच्छे लोग हैं, अच्छी सभ्यता है, वहां से पारसी आए निकल के और यहाँ आ गए, हमने उनको शरण दी, यही लोग हैं वो लोग। पर कुछ लोग उन्होंने इनको रेडिकलाइज कर रखा है, कई बातें हैं वहां पे जो वो उनको परेशान कर रही हैं। जनता तो परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजीम, कमांड रिजीम, मिसाइल, ड्रोन और न्यूक्लियर एस्केलेशन को रोकते हुए अमेरिका उनको परेशान करेगा। मैं सीधा सीधा आपको कहता हूं, ये युद्ध ट्रंप की भाषा अगर ठीक से समझ सकते हैं तो समझ ले, ईरान, अमेरिका वहां से नहीं जाएगा। 3 महीने की बात के बाद उन्होंने कह दिया कि 100 दिन का युद्ध है। हम वियतनाम में 18 साल रहे, हम 3 साल रहे वर्ल्ड वॉर में, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है। दूसरी बात, 1 साल के लिए मैंने अपने सेना को सुनिश्चित कर दिया मैं रहूं न रहूं, अमेरिका के निशाने पे ईरान रहेगा और ध्वस्त हो जाएगा। जब आप डिप्लोमेटिक बातें करते हो, जब आप चुप रहना चाहते हो, जब आप एमओयू करना चाहते हो, तो क्या आप ऐसे बयान कोई कंट्री देता है, प्रोवोकिंग बातें करता है? ये स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन है। वो चाहता है कि ईरान फिर से मिसाइल मारे, फिर से एक शिप को मारे, फिर से वहां पे लड़ाई हो। दोनों ही कंट्री का तरीका अलग अलग है, और दोनों ही कंट्री में रहने वाले लोगों का, उन लीडरशिप का तरीका भी बहुत अलग अलग है। फिरोज मीठी बोलवाला जी बहुत वक्त से कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी जी
देखिए, हार्डलाइनर्स तो वॉशिंगटन में है, हार्डलाइनर्स टेलअवीव में है। ईरान अपने देश को डिफेंड कर रहा है, ईरान इस पूरे इलाके को लिबरेट करना चाहता है, इसलिए एक एक्स ऑफ रेजिस्टेंस है। हमास, हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हस्तल शाबी, पूरे इराक, क्योंकि ये पूरे इलाके में अमेरिका ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर II ब्रिटेन, ये लोग ने पूरा अपना एक रोक जमा लिया था। तो पहले हम लोग ये समझ ले। दूसरा कि अभी अमेरिका वो मिलिट्री पावर रहा नहीं है, इकोनॉमिक पावर भी रहा नहीं है, वो तो चीन बहुत आगे निकल गया है। और एक मिलिट्री पावर भी जो वियतनाम में, जो हम लोगों ने देखा, वियतनाम का एक लिमिटेड इम्पैक्ट था दुनिया की पॉलिटिक्स पे। ईरान पे जो हमला हुआ है और ईरान का ये जो पूरा इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इम्पैक्ट है, और अमेरिका का मिलिट्री डिफीट यहाँ दिख रहा है। और आपको बता दो कि बेसिकली यहाँ के जो बेसिस है जो लगातार अभी यहाँ से अमेरिका हटा रहा है, और अमेरिका जब तक ये लड़ाई लड़ना चाहेगी। देखिए, ईरान की जनता बहुत ही कमाल की है, ठीक है ना। वो वही सिविलाइजेशन है, ईरानियन सिविलाइजेशन, चाहे वो अलग अलग धर्म क्यों ना आए हो, मगर वो ईरानियन सिविलाइजेशन है जो एक कमाल का सिविलाइजेशन है। इंटेलेक्चुअली वो दुनिया में 4थे नंबर पर है, अमेरिका कुछ 40वें नंबर पर है। ओके, सो द पॉइंट इज कि ईरान आपको यहीं पर रोक रही हूँ क्योंकि वक्त इतने की इजाजत देता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।